बेसिकली ये जो लेक्चर है, अब जितने भी लेक्चर्स आगे आ रहे हैं वो अहमियत के एतबार से पिछले सारे लेक्चर से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी लेक्चर हैं उनका कंटेंट आपको यूट्यूब से भी मिल जाता है, आपको डिफरेंट जो है ना फ्रीली आप जो है उसे सर्च कर सकते हैं पिछले सारे कंटेंट को। लेकिन अभी जो कंटेंट आगे आएगा, अगले जो कुछ लेक्चर्स आने हैं उसके अंदर बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं और प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगी, एटलीस्ट किसी भी लेक्चर के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं बताई गई होंगी। तो इस स्टेज के ऊपर पता ये भी चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियसनेस के साथ अभी तक जो है जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको फोकस कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं, जो आगे ये वाला लेक्चर, इससे अगले जो लेक्चर्स आने हैं, ये आपके जो ईबे के ऊपर प्रोफेशनल कैरियर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, आप हंटिंग, लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें ना कहीं से भी सीख सकते हैं। अब गूगल भी कर लेना तो आपको हंटिंग लिस्टिंग की बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ जाएंगी। लेकिन ये बेसिकली जो ये वाला लेक्चर, इससे पीछे जो अकाउंट क्रिएशन के लेक्चर थे, आईपी मैनेजमेंट के लेक्चर थे, और ये वाला लेक्चर, इससे अगले जो 8 से 10 लेक्चर आने हैं, ये प्रोफेशनल आपके लेक्चर्स हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो लिस्टिंग हंटिंग का कोई इशू नहीं है। लिस्टिंग हंटिंग तो आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि भाई लिस्टिंग के अंदर ये मसला आ रहा है, मैं कैसे सॉल्व कर लूँ। लेकिन ये जो है ना, ये प्रोफेशनल जो मामलात हैं, इनमें आपको किसी ने हेल्प आउट नहीं करना, आपको खुद इसमें ट्रेन होना पड़ेगा। तो क्लाइंट का लेट्स सपोज अगर आपको अकाउंट मिलता है, क्लाइंट की तरफ से कोई ऑफर आती है, या आप किसी क्लाइंट के साथ अटैच हो गए हैं और वो चाह रहा है कि आप उसका अकाउंट रन करें, तो बेसिक कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अब जहन में रखें कि आपके पास प्रॉक्सीज हैं, आप किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क का अकाउंट पाकिस्तान में अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं। अब आपने क्लाइंट लेना है और क्लाइंट के साथ आपने इनिशियली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना है, जो एग्रीमेंट होना है, उससे पहले आपने किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। ये लेक्चर उन मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लाइंट हंट करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, उनसे क्लाइंट हंट क्यों नहीं होता, बेसिकली मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रखने का मकसद यही है कि मैं जल्द से जल्द आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्लाइंट क्यों हंट नहीं कर पाते। हमेशा आप जो है ना नाकाम होते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, क्लाइंट आपके पास नहीं आता। इस लेक्चर की मदद से जो है ना क्लाइंट हंटिंग आपके लिए आसान भी हो जाएगी, और आपको कम से कम नॉलेज आ जाएगा कि क्लाइंट के साथ आपने किस तरह से निगोशिएट करना है, किस तरह से क्लाइंट के साथ बात करनी है। तो इसमें जो है, इस लेक्चर के अंदर हमने यही जो है, यही कुछ पढ़ना है कि हम अगर इनिशियली क्लाइंट, अगर हमारे पास मौका है, क्लाइंट से बातचीत हो गई है, तो हम कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्लाइंट के अकाउंट लेने से पहले जानना जिनका बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकली आपकी इनकम यहीं से स्टार्ट होती है, जब आपके पास किसी क्लाइंट का अकाउंट आता है। ठीक है, अगर तो आपके पास अपना पाकिस्तानी अकाउंट है या आपने कोई यूके की एलटीडी बनवा ली है, तो उसके बाद तो क्लाइंट बेशक नहीं भी होगा तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जानी है। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है, या यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड अकाउंट भी नहीं है, अपना पाकिस्तानी अकाउंट भी नहीं है, तो फिर आपको क्लाइंट पे रिलाई करना पड़ता है। और क्लाइंट्स पे रिलाई करने से पहले आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ आपने किस तरह से डीलिंग करनी है। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको यूके बेस्ड अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, बिजनेस अकाउंट्स, यूके बेस्ड ईबे के बिजनेस अकाउंट्स, तो प्रॉस्पर डिजिटल के पास ये सारी सर्विसेज हैं जो अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड हैं। उसमें आपका यूके का बिजनेस एलटीडी होगी आपके पास, यूके का फिजिकल एड्रेस होगा आपके पास, यूके का बैंक अकाउंट होगा आपके पास, यूके का नंबर होगा आपके पास, आप यहीं बैठे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। उसके बाद आपके पास यूके की बैंक ऐप होगी, और आपका ईबे का यूके का अकाउंट होगा जिस पे आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, जिस पे आप होल सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यूके के अकाउंट से जितनी भी ईबे की डोमेन्स हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हमारे पास हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट विलिंग हो, किसी भी स्टूडेंट के पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो यूके के अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, वो पाकिस्तानी अकाउंट फ्री में बना सकते हैं। मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं। आप अपना पाकिस्तानी अकाउंट बना के भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है पाकिस्तानी अकाउंट बनाना, आप ज़्यादा सुस्त हैं, तो आप इस तरह करें, फिर क्लाइंट हंटिंग करें। और क्लाइंट हंटिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ। इनिशियली जब आपका क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है आपकी, जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आप ना तस्वीर ले लें इनकी, आपके पास मोबाइल में होने चाहिए। और क्लाइंट के साथ बात करने से पहले आप इनको अच्छे तरीके से देख लें कि भाई मैंने ये काम लाजमी करना है, ठीक है ना, मैंने इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी इनमें से एक आध चीज़ स्किप कर देंगे, मिस कर देंगे, तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो ये नुकसान होगा कि क्लाइंट के माइंड में ये जाएगा कि ये इस बंदे को पता है ही नहीं। हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, अक्सर वो क्लाइंट के साथ जब बात कर रहे होते हैं, तो वो जब मैं देखता हूँ ना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो एंड पे लिखा होता है कि भाई आपको पता ही नहीं है यार। क्लाइंट का मैसेज होता है यार आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो इसीलिए कहते हैं कि वाकई पता नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें 10 पॉइंट्स हैं, आपने माइंड में रखने हैं। जो न्यू ज्वाइन किया जिन स्टूडेंट्स ने, उनको बता दूं कि आपको अकाउंट क्रिएशन भी आ गई है। प्रॉक्सीज के तीनों लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं प्रॉक्सीज किस तरह से सेट करनी है। अब आप क्लाइंट का अकाउंट ले सकते हैं, प्रॉक्सी आपके पास है। आप प्रॉक्सी किसी भी कंट्री की प्रॉक्सी इंस्टॉल करें और क्लाइंट का अकाउंट चलाएं। लेकिन उससे पहले जब आप क्लाइंट के साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपने सबसे पहले माइंड में रखना है कि क्लाइंट का जो अकाउंट है ना, वो एटलीस्ट अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखें स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंट ऑन ईबे। आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है टॉप रेटेड अकाउंट्स, ठीक है जी। सेकंड होता है आपका अबव स्टैंडर्ड अकाउंट्स। थर्ड होता है आपका बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट्स, ठीक है जी। आपके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। जो आपका टॉप रेटेड अकाउंट्स हैं, वो स्पेशल किस्म के अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर डिफेक्ट रेट ना होने के बराबर है, फीडबैक स्कोर बहुत अच्छा है, और जो ईबे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, वो टॉप रेटेड अकाउंट्स हैं। टॉप रेटेड अकाउंट्स को ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ईबे के ऊपर हासिल हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना टॉप रेटेड अकाउंट को, कि आपको ईबे सेलर प्रोटेक्शन भी देता है। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस ओपन हो गया, किसी कस्टमर ने ओपन कर दिया है, कोई पेमेंट डिस्प्यूट आ गया है, आपको प्रोटेक्शन हासिल होती है। दूसरा ये है कि जो टॉप रेटेड सेलर होते हैं, उनकी लिस्टिंग के साथ भी टॉप रेटेड सेलर लिखा हुआ आता है। अगर वो कुछ क्राइटेरियाज को मेट करें, तो उनकी लिस्टिंग के साथ भी टॉप रेटेड लिखा हुआ आता है। और टॉप रेटेड सेलर्स नॉर्मली चीज़ें महंगी बेचते हैं और लोग उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड होता है अबव स्टैंडर्ड अकाउंट्स। अबव स्टैंडर्ड अकाउंट्स वो होते हैं जिन्होंने एक ख़ास तनासुब के साथ ना ईबे की पॉलिसीज़ को फॉलो किया होता है, लेकिन उस लेवल तक उन्होंने जो है ना वायलेशन नहीं की होती, जिस लेवल से नीचे जाके अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो इसको आप एक दरमियाने दर्जे का अकाउंट कह सकते हैं। और सबसे जो थर्ड जो है, जिसे सी कैटेगरी कहते हैं, वो है बिलो स्टैंडर्ड्स अकाउंट। बिलो स्टैंडर्ड्स अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जिन्होंने ईबे की थ्रेशोल्ड जो सेट की हुई है वायलेशंस की, उससे भी वो नीचे चले गए हैं। तो बिलो स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाना पड़ते हैं। एक तो वो फ्री लिस्टिंग वाली, उनके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ्री लिस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यूके के अंदर 0.36 पाउंड्स जो है वो आपको एक लिस्ट का पे करना पड़ता है। और अगर आपकी 2 से 300 लिस्टिंग्स लगी हुई हैं और आपने उनको ऑटो उसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है, तो वो जब ऑटो लिस्ट होंगी, तो 200 की 200 जो लिस्टिंग जब दोबारा रीलिस्ट होंगी, तो आपको 0.36 का लॉस होगा। तो कोशिश किया करें कि अगर आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो गया है, तो अकाउंट की सेटिंग चेंज कर दें, ताकि जो भी लिस्टिंग रीलिस्ट का टाइम है तो वो रीलिस्ट ना हो, बल्कि वो एंड हो जाए और फिर आप उसको मैनुअली लिस्ट करें। तो बिलो स्टैंडर्ड को सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो यही होता है कि उसको पैसे भरने पड़ते हैं। सेकंड, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट को,
उसकी प्रमोशंस रुक जाती हैं। ये जो आपने ऐड रेट्स पढ़े थे ना हंटिंग करते वक्त, 2% ऐड रेट, 3% ऐड रेट, अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो तो ये ऐड आपकी लिस्टिंग के ऊपर नहीं आता, आपकी लिस्टिंग के ऊपर काम नहीं करता। तो बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट तो आपने बिल्कुल नहीं लेना किसी क्लाइंट का, कम से कम अबव स्टैंडर्ड आपका अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्टैंडर्ड कैसे चेक करेंगे। आप ebay.com पे जाएंगे, ठीक है। ebay.com पे जैसे ही आप यहाँ सेलिंग में आएंगे तो पहले पहले आपको ओवरव्यू नज़र आता है। ओवरव्यू के अंदर ना यहाँ पे आपका सेलर लेवल होता है यहाँ पे। अब चूंकि ये मेरा एक नया बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, अभी सेलर लेवल इसको ग्रांट नहीं हुआ। ये कुछ दिनों के अंदर जब इसके कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे तो ये सेलर लेवल अबव स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। इसको मजीद अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेलर लेवल जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। वो तब आपको पता चलेंगे जब ये अकाउंट अबव स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो मेक श्योर सबसे पहले जो है आपने क्लाइंट से फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि भाई आपका जो अकाउंट है उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर तो वो कहे, अच्छा वो मैं बताता हूँ। तो आपने, अगर वो कहे कि जी बिलो स्टैंडर्ड है फिर भी जो आपने अकाउंट नहीं लेना। अब बदकिस्मती से ये जो लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ इस पे कोई भी मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, दूसरे लैपटॉप्स में, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखा देता। खैर कोई इशू नहीं है, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर ही सारे आपको दिखा दूंगा। तो आपने उसको चेक कर लेना। दूसरा ये है कि आपने उसकी इवैल्यूएशन देख लेनी है। इवैल्यूएशन इस तरह से आपने देखनी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाए। अगर यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश ये करनी है आपने कि आपके पास उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इवैल्यूएशन ये होती है कि आज तो अबव स्टैंडर्ड है। होता ये है कि अगर आपने कुछ अच्छे खासे डिफेक्ट्स कर लिए हैं तो अकाउंट आज आपका बिलो स्टैंडर्ड नहीं होगा। वो जब महीने के बाद इवैल्यूएशन होती है ना तब जाके पता चलता है कि अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आपने अच्छे से जो है ना चेक कर लेना है। आज के डेट में भी वो अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए और इन फ्यूचर भी वो अबव स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद है जी फीडबैक स्कोर मस्ट बी अबव 95%। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है ना, आपने कहा है कि ये अबव स्टैंडर्ड कितने अरसे के बाद जो है ना हमें अलॉट हो जाता है। बेसिकली ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ना डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि अब यूएस है, यूएस के अंदर ना अगर आपने दो ऑर्डर्स अगर आपको आ गए हैं, ठीक है, दो ऑर्डर्स आपको आ गए हैं और ऑर्डर आज लेट्स सपोज डेट है 10 तारीख है और ऑर्डर के ऊपर जो डिलीवरी टाइम आ रहा है ना वो आ रहा है 10 से 15 तारीख। तो 15 तारीख के बाद अगर कोई आपके अगेंस्ट केस ओपन नहीं हुआ और क्लाइंट ने कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया और वो ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, उसकी ट्रैकिंग भी अपडेट है और उसके बाद दूसरा ऑर्डर 11 को लगा है, 16 को वो भी चला गया है तो 2 से 3 ऑर्डर्स के बाद ना उनकी डिलीवरी अगर हो गई है तो आपको अबव स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो फीडबैक स्कोर जो है ना जी, ये आपने माइंड में रखना है कि फीडबैक स्कोर जो है आपका वो 95% होना चाहिए। 95% नीचे का मतलब ये है कि क्लाइंट ने अपना अकाउंट अच्छा खासा ख़राब किया हुआ है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एक सेलर है, इसका फीडबैक स्कोर देखें 99.6। ये तो खैर बहुत अच्छा है। और ये जनाब है ऑलमोस्ट, ये सेलर मेरे हिसाब से टॉप रेटेड ही होंगे। अच्छा जी, तो 95% आपका ये क्राइटेरिया लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, करना ये है कि क्लाइंट से कहना है कि अपना अकाउंट दिखाएं जी। सबसे पहले ओवरव्यू में जाएं, आप स्टैंडर्ड चेक करें, फिर जनाब उसके फीडबैक्स देखें। फीडबैक कहाँ पे आ रहे होते हैं, फीडबैक आ रहे होते हैं यहाँ पे। इसी ओवरव्यू पेज के ऊपर आप चेक करेंगे कि इसका फीडबैक स्कोर क्या है। तो यहाँ आपको फीडबैक स्कोर लिखा नज़र आ रहा है। इसके 5 फीडबैक हैं और 5 पॉजिटिव है, तो ये 100% है। ये 95% से नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होगा तो फिर आपको बहुत तंगी होगी हैंडल करने में। उसके बाद है जी प्रायर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कंसर्न। ये क्लॉज बड़ी अहम है कि आपने सबसे पहले फीडबैक भी चेक कर लिए, अकाउंट अबव स्टैंडर्ड भी है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जिस तारीख को आपकी क्लाइंट के साथ
कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, आपकी बातचीत चल रही है, उस तारीख को आप उससे ये पूछेंगे कि भाई आज से पहले जो ऑर्डर्स आपने अभी तक फुलफिल नहीं किए, ठीक है, जब वो ऑर्डर्स जिनके ऊपर आपने कुछ रिफंड्स करने हैं, या आप कह सकते हैं कि वो ऑर्डर्स जो कुछ अर्सा पहले आए हैं और अभी किसी वजह से प्रोसेस नहीं हुए, उनको प्रोसेस कैसे करना है। तो पीछे पीछे उसके पीछे जितना भी काम है वो सारा आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है और उससे पूछना है कि भाई हमें आप लिस्ट प्रोवाइड कर दें, एक शीट प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स हों कि पिछले आज की डेट से पहले पहले कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनको रिफंड करना है हमने, ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि कोई एक प्रोडक्ट जिसके 7 से 8 ऑर्डर इकट्ठे ही रिफंड होने वाले हैं ना, तो उसके ऊपर डिफेक्ट्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ना हो कि 2 दिन के बाद कस्टमर जो आपके हैं, बायर जो आपके हैं ईबे के ऊपर, उनके इकट्ठे ही रिक्वेस्ट आ जाएं कि आप हमें रिफंड करें, और आप इकट्ठे रिफंड करें तो आपके ऊपर डिफेक्ट लग जाए। तो आपने ये जो थर्ड प्रोसीजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उससे यही कहना है कि भाई अच्छा, जो तो अच्छा क्लाइंट होगा ना, साफ सुथरा क्लाइंट होगा, वो जब आपकी ये बातें सुनेगा ना तो उसको इतना ईमान आ जाएगा कि भाई ये बंदा है कॉम्पिटेंट, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, ठीक है ना। जो होगा ना 2 नंबर क्लाइंट, वो आपसे दूसरे क्वेश्चन पे भी कहेगा कि भाई अल्लाह हाफिज, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। एक्चुअली उसे पता होगा कि 2 नंबरी उसके अंदर होगी, उसे पता होगा कि अकाउंट के अंदर कोई ना कोई खराबा है जिसकी वजह से जो है ना मैं फंस सकता हूँ। तो जो 1 नंबर क्लाइंट होगा ना, उसको बड़ी खुशी होगी आपकी ये बातें सुन के, और उसे एहसास होगा कि मैं किसी जिम्मेदार बंदे को अपना अकाउंट दे रहा हूँ। तो आपने प्रायर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कंसेंट्स के अंदर क्लाइंट को बता देना है कि सर हम मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि आपने पास्ट के अंदर, नियर नियर पास्ट के अंदर, पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिसके 8 से 10 ऑर्डर या 5-6 ऑर्डर आपने जो है अभी प्रोसेस ही ना किए हो। या मुझे एटलीस्ट सारे जितने भी हमने ऑर्डर रिफंड करने हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें। अच्छा, आइटम इकट्ठे रिफंड करने से आपके ऊपर डिफेक्ट लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं करेंगे ना, लेकिन खाली रिफंड करेंगे, तो उसमें भी आपका आइटम नॉट रिसीव रेट जो होता है ईबे के एल्गोरिदम्स के अंदर, वो बढ़ता जाता है। और आइटम नॉट रिसीव रेट जब बढ़ता जाता है तो आपकी सेल्स ईबे उस हिसाब से रिड्यूस करता करता जाता है। ईबे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, इसीलिए वो सेल्स थोड़ी थोड़ी डाउन करता रहता है। तो जब भी कोई बंदा नया वीए ढूंढ रहा होता है ना, आप जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको अब काम देना चाह रहा है, तो हो सकता है पिछले उसके वीए ने उसके साथ कोई लफड़ा कर दिया हो, उसके साथ कोई काम डाल दिया हो, ठीक है ना, कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी हो जिसका स्टॉक ही ना हो और उसके एक ही दम 8 से 10 ऑर्डर आ गए हो। तो अब होगा ये कि 8 से 10 ऑर्डर जब आप रिफंड करेंगे ना, तो डिफेक्ट के चांसेस भी होंगे और आइटम नॉट रिसीव रेट बढ़ने के चांसेस भी होंगे। ये आइटम नॉट रिसीव और डिफेक्ट रेट ना इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उस सूरत में जो है आपको नुकसान होगा, जब आप काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। मेरे साथ ये काम हो चुका है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीख के एक्सपीरियंस करके जो है ना आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपने सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है। 30 क्लाइंट्स मिलेंगे 100 में से, तो 70 आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ईबे के, ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त लोग ज्यादा रिलाय कर रहे हैं ईबे के ऊपर। तो ईबे इस वक्त ट्रेंडिंग है, आपको क्लाइंट सर्च करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसके बाद जो इसकी सबसे अच्छी खूबी है वो ये है, वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ईबे की जो सबसे बड़ी इस वक्त, जब हम ईबे के पे ऊपर काम करते हैं, हम ईबे को चूज करते हैं ना, तो हम इसलिए भी करते हैं कि अगर एज अ वीए काम करना चाहें, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमने जो है ना प्रॉस्पर डिजिटल से ट्रेनिंग ली है, हमें ईबे का काम आता है, हम अच्छी हंटिंग करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर आ जाए तो हमें पता है कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद ये ऑर्डर की ट्रैकिंग आ गई है तो हमें पता है कि हमने क्लाइंट को ट्रैकिंग कैसे कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद ये क्लाइंट का कोई गिला शिकवा आ गया कि जी आपका आइटम लेट पहुंचा या आपका आइटम अभी तक मिला नहीं है, उस केस को भी हम हैंडल कर लेते हैं। कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया उसको रिमूव करवा लेते हैं। कोई डिफेक्ट लग गया अकाउंट पे तो हमें अच्छे से पता है कि जी भाई ये डिफेक्ट कैसे रिमूव करवाना है। उसके बाद ही ईबे ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हमें अच्छा खासा नॉलेज है कि ईबे की रिस्ट्रिक्शन कैसे दूर करनी है। जब आपको ये सारे काम आ जाते हैं ना,
ईबे के ये सारे काम आ जाते हैं। तो आपके पास चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन सारे कामों को आप बेच सकते हैं, अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। देखें, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट्स बेचें अमेजोन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, वॉलमार्ट पे, अली एक्सप्रेस पे। दूसरा सर्विसेज है, आप अपनी सर्विसेज दें। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेचें। ठीक है, आप सर्विसेज बेचते हैं तो उसका मतलब है कि आपको लिस्टिंग करना आता है, ये एक सर्विस है। आपने एक बंदे से मुआहदा किया जी $1 लूंगा एक लिस्टिंग का, आप उसे डेली 5 लिस्टिंग कर लिख के देते हैं, $5 लेते हैं, ये आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं। आपका क्लाइंट क्या है, प्रोडक्ट्स बेचता है, आप उसको क्या बेचते हो, अपनी सर्विस बेचते हो। सर्विस क्या बेचते हो, आप कहते हो जी मैं आपके अकाउंट पे सारा काम करूंगा, तो आप जो है ना मुझे इसका पे करेंगे। तो ईबे को जब हम चूज करते हैं तो हमें सबसे बड़ा फायदा नजर ये आ रहा है कि ईबे पे अगर हम किसी भी स्टेज के ऊपर हमारे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, जैसा कि मेरी एग्जांपल है, जब मैंने ईबे का काम स्टार्ट किया तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एज ए वीए काम करूंगा। तो मैंने एज ए वीए बहुत सारे कस्टमर को एंटरटेन किया, बहुत सारी सर्विसेज दी, मतलब मैंने आप कह सकते हैं थोक के हिसाब से सर्विसेज दी, इतनी सर्विसेज दी हैं कि आपकी सोच है, हर किस्म की सर्विस दी है ईबे के ऊपर। तो आप एज ए वीए भी काम करते हैं तो आपने जहन में रखना है कि आपकी 6 फिगर इनकम इंश्योर करनी है आपने। 6 फिगर का मतलब ये है, 1 के साथ कितनी सिफरें होनी चाहिए, 5, और उसका मतलब क्या होता है, लाख। 1 लाख से लेकर 9,99,099 रुपए। 6 फिगर इनकम लाजमी इंश्योर करनी है, आपको बहुत तगड़ा काम करना है। आप यंगस्टर्स हैं, सारे लोग यंगस्टर्स हैं, खुल के काम करें, ज्यादा काम करें, 3 से 4 घंटे नींद पूरी करें, और बाकी आप तकरीबन 4 से 5 महीने सर्विसेज में हर सर्विस प्रोवाइड करें क्लाइंट को। एक क्लाइंट नहीं, मल्टीपल क्लाइंट्स रखें आप, 10 क्लाइंट, 12 क्लाइंट, इवन 15 क्लाइंट्स भी आपके आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेज पे अगर आपके पास, और इस वक्त जो बंदा इस वक्त हमारे सेशंस में, प्रॉस्पर डिजिटल के सेशंस हैं, बाकी और इंस्टीट्यूशंस भी लेक्चर दे रहे हैं, जो बंदा क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट डीलिंग में एफिशिएंट है ना, वो बंदा तरक्की कर जाता है, बहुत ज्यादा तरक्की करता है। आपकी सोच है, मैं 6 फिगर कह रहा हूँ, वो 7 फिगर में जाएगा वो बंदा। जो बंदा क्लाइंट डीलिंग जिसको आ गई है, तो आपने क्लाइंट डीलिंग को बहुत फोकस करना है। हमारे लेक्चर्स भी आएंगे क्लाइंट डीलिंग पे। तो क्लाइंट डीलिंग में यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ईबे में हमें ये बहुत ज्यादा आसानी है कि हम एज अ वीए काम करें। एज ए वीए हम कहते हैं कि यार मैं अब रिसेंटली मैं थक चुका हूं, मैं एज ए वीए बनना मुझे पसंद नहीं है, और मैं वीए एज ए वीए जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, उनसे मैं आप पीछे छुड़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एज ए वीए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं 10-12 क्लाइंट्स लेके, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप काम कर सकते हैं। साथ ये है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि भाई ये सर्विसेज मैं अब जो है ना बंद करके मैं खुद, अब आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके क्लाइंट को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इवन आप भी बहुत 6 फिगर है आपके पास, लेकिन आपको एक स्टेज पे रियलाइज होगा कि आपका जो क्लाइंट है ना वो तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो आपके अंदर भी अपने क्लाइंट वाली सोच डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप भी इसको क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, वीए एंड आल्सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आप इसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 से 4 अकाउंट्स अपने मैनेज करेंगे, अपने अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे, फिर आप वीए से चलवाएंगे, या आप अपने ही अकाउंट्स के ऊपर अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है ना बिजनेस प्लान करके उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो ईबे में सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको एज अ वीए भी अच्छा काम मिल जाता है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास बेतहाशा होती हैं। उसके बाद ये है कि लॉन्ग टर्म, आपका ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन। आप एक बात याद रखें कि Amazon है ना, Amazon पे कोई बना अगर 3 पीएल कर रहा है Amazon के ऊपर, ठीक है, 1000 यूनिट्स उसने Amazon को भिजवाए कि आप जी मैंने सेल करने हैं, 1000 यूनिट उसके 2 महीने में सेल हो गए हैं। आप उसके साथ एज ए वीए काम कर रहे हैं, उसके सेल हो गए हैं, अब अगला महीना उसने जो है ना चाइना में अपना ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे दोबारा से कहें, तो चाइना वालों ने कहा कि भाई 3 महीने लगेंगे आपको नया माल आने में। उस दौरान क्या होगा, आपका क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई 3 महीने आप रेस्ट करें, आपका मेरा कोई राब्ता नहीं होगा, आपको पैसे भी नहीं मिलने। तो ये Amazon के ऊपर जो एफिलिएशन है आपकी क्लाइंट के साथ, ये शॉर्ट टर्म में है। अच्छा, दूसरा फिर ये होगा कि बाल दफा आप Amazon पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी टाइम पे आ गई है, आपको Amazon सेल काउंटर नहीं दे रहा। सेल काउंटर उस बंदे को मिलता है जिसको Amazon कहता है कि भाई अब इसकी बारी आ गई, अब ये सेल करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, वही लैपटॉप आप लोग भी बेच रहे हैं, 4-5 बंदे और भी बेच रहे हैं, अब मुझे बारी में लगाया हुआ है Amazon ने। तो आपकी जो वो बारी वाला इंतजार है ना, उसके दौरान क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई आप कोई और काम करना है तो कर लो, ये जब हमारे पास सोल्ड काउंटर आएगा तब तक तो हम वेले हैं, तो आप अपना काम करें। तो उस दौरान जो है ना क्लाइंट और आपका मुआहदा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो वो आपके भूखे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर Amazon के वीएस को देखें ना, तो
अमेजोन के वीएस बिल्कुल आपको मरीज किस्म के लोग नजर आएंगे, जिनकी मतलब पॉकेट में एक कप चाय पीने के भी नहीं होंगे। और जो ईबे के ऊपर वीएस काम कर रहे हैं, यकीन रखें वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईबे के ऊपर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं कि सोल्ड काउंटर मिलेगा, आप पीएल करें तो 2 महीने का रेस्ट करें। ईबे का काम सारा साल चलता रहता है, चलता रहता है, एक ही स्पीड के साथ चलता रहता है। और आपका जो क्लाइंट होगा वो कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब इस महीने छुट्टी कर लें। उसको पता है भाई जिस 2 दिन भी अगर इसने काम ना किया, मेरे अकाउंट की सत्यानाश हो जाना है। तो ये एक सबसे बड़ा एज ये है कि आपकी जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है ना, वो ये लॉन्ग टर्म होता है ईबे के ऊपर। हम इसलिए भी ईबे को चूज करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एज अ क्लाइंट अगर किसी हम एज अ वीए किसी के साथ काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म हमारा उसके साथ रिलेशनशिप चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा आपको फायदा है ईबे का बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो ईबे के एडवांटेजेस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। इसलिए हम चूज करते हैं कि हम ईबे के प्लेटफॉर्म से जो है अपना जो है करियर स्टार्ट करें, जो हमारा ई कॉमर्स का करियर है। तो अगर आपसे कोई भी बंदा, जनरली जब आप इस फील्ड में आए हैं तो अब आपकी डिस्कशंस होंगी, आपके और भी रिलेटिव होंगे जो आपके ई कॉमर्स में होंगे, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे पुराने जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा दोस्त भी मिल जाएगा जो वॉलमार्ट की ड्रॉप शिपिंग करता है। तो वो लोग आपसे अब डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन के अंदर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आपको पता है ना, तो आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ईबे को क्यों चूज किया। तो ये आप डिफाइन करेंगे तो आप बेसिकली अगले बंदे को कायल कर लेंगे कि ईबे जो है इस वक्त बेहतर प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत।